तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम जनादेश 2022 में। जनादेश 2022 मतलब 5 विधानसभा चुनावों के संदर्भ में जो मतदान हुआ था 20 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक, उसके परिणामों की तस्वीर स्पष्ट होने लगी है। जीत हार घोषित नहीं हुई है, लेकिन कौन आगे कौन पीछे, और उसमें भी जो जीतने और पीछे होने के संदर्भ में अंतर है, आगे और पीछे होने के संदर्भ में, उससे तस्वीर साफ हो गई है। बहुत इंतजार नहीं करना पड़ा लोगों को। साफ है कि पंजाब में कांग्रेस की विदाई हो गई। साफ है कि आम आदमी पार्टी 3/4 बहुमत के साथ पंजाब में सत्ता में काबिज होने जा रही है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा की वापसी पर अब कोई संदेह नहीं रहा। इतने प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा आगे आ रही है, जिसमें समाजवादी पार्टी के हिस्से में मुख्य विपक्षी दल बने रहने के अलावा और कोई विकल्प नहीं। उत्तराखंड के संदर्भ में जहां कांग्रेस को बड़ी उम्मीद थी, परंपरा रही एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा, वो परंपरा ध्वस्त हो रही है। 22 साल पुराना राज्य अब अपनी परंपरा से उलट भाजपा को दोबारा मौका दे रहा है। भाजपा बहुत उत्साहित है उत्तराखंड के संदर्भ में, लेकिन फिर भी एक दुखद खबर वहां के संदर्भ में अभी तक यह है कि उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी परंपरागत सीट खटीमा से पीछे चल रहे हैं। क्या आखिरी तस्वीर में खटीमा से जीत पाएंगे पुष्कर सिंह धामी? इतना ही अब रुचि का विषय लोगों के पास रह गया है, क्योंकि अंतर बड़ा है। 70 सीटें हैं, 70 में से 40 सीटों पर भाजपा आगे चल रही है, कांग्रेस 21 पर है। साफ है कि कांग्रेस जो उम्मीदों के साथ उत्तराखंड को देख रही थी कि पंजाब का नुकसान उत्तराखंड में भरपाई कर लेंगे, नहीं हो रहा है। गोवा में भी कांग्रेस की उम्मीदें परवान नहीं चढ़ रही हैं। भाजपा सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनकर उभरा हुआ है, अन्य के सहयोग से सरकार बना ही लेगा ऐसा दिखता है। मणिपुर में एक बार फिर अन्य राजनीतिक दलों की मदद की जरूरत भाजपा को पड़ेगी, पर भाजपा 25 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस 12 है, मतलब कांग्रेस के मुकाबले में नहीं है। तस्वीर साफ, 4 राज्यों में भाजपा और 1 में आप। इस गणित के बीच में हमारे साथ तमाम राजनीतिक दलों के प्रवक्ता भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मौजूद हैं, उनकी ही पहली प्रतिक्रिया लेते हैं भाजपा के इस प्रदर्शन के संदर्भ में। लेकिन उस पर जाएं उससे पहले मेरी सहयोगी पूजा मोहन पांडे उत्तर प्रदेश की प्रमुख सीटों के अपडेट के लिए मौजूद हैं। एक बार पूजा अपडेट दे पाएंगी कि उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण सीटों पर क्या स्थितियां आपके पास है? बिल्कुल सर, मैं बता दूं तमाम दर्शकों को, कई सारे इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं मेरे पास में। देखिए, हम लगातार पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में कुल जो 150 सीटें आती हैं, उनमें से जो सीटें हैं उनमें बीजेपी के खाते में 50 और 76 सीटों पे समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। ये बड़ी बात है जो तमाम दर्शकों की मेरे ख्याल में इसमें दिलचस्पी भी होगी। और वाराणसी का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, तो वाराणसी की जितनी भी सीटें थी अभी तक, जब आप उपाध्याय सर से बात कर रहे थे तो उस दौरान 4 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही थी, लेकिन अब बीजेपी तमाम सीटों पर आगे चल रही है। उसमें से एक सीट शिवपुर सीट पर इंटरेस्टिंग फैक्टर है, अनिल राजभर वर्सेस अरविंद राजभर है, जो कि ओपी राजभर के बेटे हैं। वो भी पीछे चल रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। सिराथू सीट, जिसका सर स्टार्टिंग में आपने जिक्र किया था, सिराथू सीट से पल्लवी पटेल आगे चल रही हैं। वो पल्लवी पटेल जिन्होंने टिकट लेने से डिनाई कर दिया था, अपना दल कमेरा वर्ग की हैं और बेटी हैं कृष्णा पटेल की, सोनेलाल की जो है अपना दल सोनेलाल की विंग के अलावा कमेरा दल जो है उसमें जो है वो अच्छा प्रतिनिधित्व रखती हैं। जब उनको कहा गया कि सिराथू सीट में आप केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ हम आपको टिकट दे रहे हैं, तो वो बकायदे अनशन पर बैठ गई थी कि मैं, आप कहीं से भी लड़ा दीजिए, मैं यहां से लड़ना नहीं चाहती हूं। वहां से पल्लवी पटेल जो है वो 3000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रही हैं। धनंजय सिंह की बात करूं, धनंजय सिंह मल्लाही सीट, जौनपुर की मल्लाही सीट से 20,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं, जो कि 2019 में जिनको लकी यादव ने हराया था जब निर्दलीय खड़े हुए थे धनंजय सिंह, लेकिन इस बार जेडीयू से चुनाव लड़ रहे हैं और 20,000 के करीब जो संख्या बताई जा रही है उससे आगे चल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की सीट, इसको कोई भी नहीं, मेरे ख्याल में सभी का इंटरेस्ट होगा कि योगी आदित्यनाथ कितने सीटों से आगे, कितने वोटों से आगे चल रहे हैं, माफ कीजिएगा, 31,000 वोटों से योगी आदित्यनाथ आगे चल रहे हैं। उनके ऑपोजिट में शुभावती शुक्ला, जिनको उतारने की कोशिश समाजवादी पार्टी ने की थी, क्योंकि शुभावती शुक्ला के जो पति हैं वो योगी आदित्यनाथ के करीबी रहे हैं। ये जो दाव था वो समाजवादी पार्टी ने चल करके कोशिश करी थी कि कहीं ना कहीं वोटों को काटा जाए, लेकिन वो जो दाव है वो काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो कुल मिलाकर सारी सीटों के संदर्भ में महत्वपूर्ण बात जो है वो अभी भी केशव प्रसाद मौर्य के पीछे चलने के संदर्भ में है। स्वामी प्रसाद मौर्य वगैरह तमाम साथी भी पीछे चल रहे हैं। मेरे साथ में 2 खास मेहमान इस दौरान जुड़े हैं। रविंद्र जुगरान जी मेरे साथ में हैं, भारतीय जनता पार्टी के
उत्तराखंड के प्रवक्ता, और एसएन सिंह भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता, वो हमारे साथ है, और गिरिजा शंकर जी वरिष्ठ पत्रकार वो हमारे साथ में बने हुए हैं। मैं सीधे रविंद्र जुगरान जी के पास जाना चाहता हूं। रविंद्र जुगरान जी, खुशी मनाए कि मातम मनाए, आपके लिए द्वंद्व है। एक तरफ यह है कि भाजपा सत्ता में वापसी करती दिख रही है, दूसरी तरफ उलझन यह है कि आपके माननीय मुख्यमंत्री पीछे चल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ढोल बजवा पा रहे हैं, नहीं बजवा पा रहे हैं? नहीं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अभी मतगणना के अनेक राउंड बाकी हैं और मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छी तरह से एक भारी जीत से विजयी होंगे। हम लोग पूर्ण आश्वस्त हैं। आखिर उन्हीं के नेतृत्व में तो हम लोग जो है 45, 46, 47 की तरफ जा रहे हैं। तो आप बिल्कुल आश्वस्त रहिए, हम आश्वस्त हैं कि हम लोग मुख्यमंत्री जी की सीट जो है बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे और निश्चित रूप में खुशी का माहौल है, उत्साहजनक है। आशा और अपेक्षा के अनुरूप नतीजे आए हैं। योगी जी की जीत जो है प्रचंड बहुमत से हो रही है और 40 साल का जो मिथक था उत्तर प्रदेश में सरकार की वापसी, पुनः वापसी हो रही है। उत्तराखंड में मिथक टूटा है, पुनः वापसी हो रही है। मोदी सरकार की योजनाएं, स्टेट गवर्नमेंट और डबल इंजन का तालमेल, जनता का आशीर्वाद, सबसे बड़ी बात यह है कि अब हमारा उत्तरदायित्व बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अगर जनता हम पे इतना भरोसा कर रही है तो हमको जनता की आशाओं के अनुरूप जो है ग्राउंड पर सब वो काम करने होंगे। बहुत बड़ी चुनौती हमारे समक्ष है। हम इस जीत को इस रूप में ही ले रहे हैं कि हमारे कंधों पे पहले से अधिक दोगुना बोझ अब जो है लद गया है और हमको हर वर्ग, हर समस्या का समाधान निकालना है। ईश्वर का आशीर्वाद है, जनादेश हमारे पक्ष में आया है, आशाओं के अनुरूप आया है। जुगरान जी, बहुत अच्छा आप बोल रहे हैं। धामी जी के संदर्भ में बोला तो आपने कह दिया कि नहीं वो जीत जाएंगे। योगी आदित्यनाथ का आपने जिक्र किया। योगी आदित्यनाथ जी के इस समय 31,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, धामी जी पीछे चल रहे हैं। क्या कर दिया आप लोगों ने धामी जी के साथ? धामी जी पूरे प्रदेश में भाजपा को जिताते रहे, उनकी अपनी सीट पर आप लोगों ने तो कोई खेल नहीं कर दिया। आप आश्वस्त रहिए, मैंने जैसे पूर्व में भी कहा, जब अभी और राउंड्स बाकी हैं वो बम्पर और अच्छे जनादेश से जीत, वो बम्पर और अच्छे जनादेश से जीतेंगे। गिरिजा शंकर जी कोई टिप्पणी करना चाहेंगे उत्तराखंड के इस दिलचस्प रुझान के संदर्भ में? पार्टी जीत रही है, मुख्यमंत्री हार रहे हैं। इससे जो है हो सकता है, जैसे प्रवक्ता कह रहे हैं कि वो प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, तो अंतिम परिणाम तो हम इंतजार कर सकते हैं। लेकिन इस संदर्भ में बीजेपी को इस बात पर विचार करना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना देने की जो उनकी परंपरा है, वो उनको उस पर दोबारा विचार करने की जरूरत है। जनाधार यदि राज्यों का मुख्यमंत्री के रूप में इस तरह खिसकता रहा तो अल्टीमेटली बीजेपी को बहुत नुकसान होगा। राज्यों में जनाधार वाले नेता देखें बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में, तो इक्का दुक्का आपको मुख्यमंत्री ऐसे मिलेंगे जिनका अपना जनाधार, जिनकी अपनी लोकप्रियता है। अन्यथा ऐसे ही लोगों को मुख्यमंत्री बनाते रहे हैं और जिसका परिणाम अभी हम जो उनके पीछे चलते हुए देख रहे हैं। हो सकता है कि वो चुनाव जीत भी जाएं, लेकिन एक मुख्यमंत्री जो पार्टी को अपने चुनाव में लीड करने की जिम्मेदारी जिसके पास हो, वो यदि खुद एक मतगणना के लंबे दौर तक यदि पीछे चले, ये पार्टी के नेतृत्व को सोचने की जरूरत है इस पर। तो पार्टी को सोचने की जरूरत है, इस बात से इत्तेफाक रखते हैं गिरिजा शंकर जी की। यह कोई सही ट्रेंड नहीं है, विचारणीय विषय है। लेकिन मेरे साथ में एसएन सिंह साहब है, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता है उत्तर प्रदेश के। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सत्ता में वापसी कर रही है, लेकिन फिर भी एसएन सिंह साहब आप सवालों के घेरे में हैं। जिस पार्टी को आपने दंगाजीवी बताया, जिस पार्टी को आपने तमंचावादी बताया, जिस पार्टी को आपने आतंकियों का समर्थक बताया, उस पार्टी के साथ जनता इतनी ज़्यादा क्यों जा रही है? रुझान है 4-2-3 सीटों का, 128 सीटें समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कुशल प्रशासन देने के बावजूद भी पिछली बार के मुकाबले 50 सीटों का नुकसान उठा रही है। क्यों जनता नाराज हो गई योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी से? और समाजवादी पार्टी के संदर्भ में आपके तमाम आरोपों को जनता ने क्यों खारिज कर दिया? एसएन सिंह साहब। हिमांशु सर, हम गिलास कितना भरा है इस पे विश्वास करते हैं, गिलास कितना खाली है इस पे विश्वास नहीं करते हैं। 35 साल बाद देखिए, आज उत्तर प्रदेश का इतिहास बदल रहा है। कोई भी पार्टी 35 सालों में दोबारा उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बना पाई। आज भय भूख भ्रष्टाचार मिटाकर जिस तरह जन कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किया है, आज जनता ने अपना आशीर्वाद देकर उस पर मोहर लगाया। और देखिए, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी जो है, तो एक परिवार की पार्टी थी, पर्ची पे सरकार चलाते थे।
आज देखिए किस तरह से चुनाव के समय में भी उनके बयान आते थे, घूस भर देंगे, लिस्ट बनाएंगे, आपको देख लेंगे, इतने दिन रह गए। और सड़कों पर आकर 2-3 दिन से जिस तरह से घटनाओं को अंजाम दे रहे थे, जैसे लग रहा था कि वो एक विदेशी ताकतें जो हमारी विरोधी हैं उस तरह के लोग कार्य करते हैं। आप देखे होंगे हिमांशु जी, 5 साल जो भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार चली, वो सभी के कल्याण के लिए चली। इसके पहले जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उनकी योजनाओं को देख लीजिए, जो भी विकास करते थे वो खास जाति धर्म के लिए करते थे। अगर किसी गांव में भी जाते थे तो उन गांवों का ज्यादा विकास होता था जो समाजवादी गांव होते थे। बहुजन समाजवादी पार्टी में भी ऐसा होता था, उन ग्रामों को चिन्हित किया जाता था और सार्वजनिक तौर पे घोषणा की जाती थी कि फला जो दलित गांव है उसी का ज्यादा उत्थान होगा, ये अम्बेडकर गांव है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसी नीति नहीं बनाई। भारतीय जनता पार्टी अपना जो नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के नारे पे कायम रही। ठीक है, मैंने जो सवाल किया उसका एक स्पष्ट उत्तर तो मिले ना कि आखिर समाजवादी पार्टी को इतने वोट और इतनी सीटें क्यों मिल रही हैं? कहां चूक गए आप? क्यों आपके इतने गंभीर किस्म के आरोपों के बाद भी उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी को इतनी सीटें देना चाहा है, इतने वोट देना चाहे? एक सीधा सवाल है, आप जीत रहे हैं, आप सरकार में आ रहे हैं, वो सब तो अपनी जगह, पर जिस पार्टी को आपने आतंकियों का पर्याय बताया था, जिस पार्टी को आपने दंगाई बताया था, जिस पार्टी को आपने तमंचावादी बताया था, क्यों जनता ने आपके इन आरोपों को गंभीरता से नहीं लिया? 48 सीटें थी पिछली बार, 128। कुछ ज्यादा ही आलोचना नहीं कर गए समाजवादी पार्टी की आप? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल। देखिए हिमांशु जी, आज जब एक जाति के लिए आप कार्य करेंगे और ये माना जाएगा कि फला पार्टी फला जाति की पार्टी है, इस तरह से मोहर आप लगा लेंगे तो जाहिर तौर पे उस जाति का मत आपको मिलेगा जी। लेकिन बाकी जातियों के मत आपको नहीं मिलेंगे। और आज देश और प्रदेश में एक विकास की जो बयार बही है, एक जो परिवर्तन हुआ है विकास का, लिहाजा ये उसका जनादेश है, जिसके नाते पुनः एक बार कोई सरकार दोबारा सत्ता में रहते हुए दोबारा सत्ता में आ रही है। हिमांशु जी, हम उस पर नहीं जाएंगे कि किसने हमको वोट नहीं किया और किसने हमको वोट किया। जनता जनार्दन है, जिन्होंने हमारी योजनाओं को पसंद किया वो हमको वोट किए। लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से भरोसा दिलाते हैं, जिस तरह 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 100% लोगों के लिए कार्य की, आगे भी हम 100% लोगों के लिए ही कार्य और सबके लिए काम करेंगे। लेकिन मैं इस चुनावों के रुझानों पर गिरिजा शंकर जी एक महत्वपूर्ण बिंदु पर टिप्पणी चाहता हूं, वो है मुसलमानों की प्रासंगिकता के संदर्भ में। ओवैसी पहुंचे थे उत्तर प्रदेश, भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में भी किसी मुसलमान को प्रत्याशी नहीं बनाया था, इस बार भी नहीं बनाया। क्या मुस्लिम विहीन राजनीति का जो मॉडल भारतीय जनता पार्टी अमल में लाई है वो अनुकरणीय हो रहा है? मुसलमानों को नए सिरे से विचार करने की जरूरत है? भारतीय जनता पार्टी का जो मुसलमानों को टिकट नहीं देने का जो मामला है वो इस चुनाव में हुआ ऐसा नहीं है। वो किसी चुनाव में कभी भी मतलब इस तरह से जो चंद एक अपवाद को छोड़ दें तो उसके अलावा उन्होंने मुसलमानों को अपने मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में, चाहे चुनाव की राजनीति हो, चाहे संगठन की राजनीति हो, चाहे पार्टी चलाने का मामला हो, उन्होंने कभी नहीं रखा। ये उनकी अपनी नीतिगत निर्णय रहा है हमेशा। लेकिन मुसलमानों को दोबारा इस बात पर सोचना चाहिए या नहीं, ये कोई आज की बात नहीं है। मुसलमानों ने तो पहले ही ये सोचा हुआ है कि हमको कहां जाना है, किसको कहां नहीं जाना है। मैं गिरिजा शंकर जी आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि मेरे साथ में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी जुड़ गए हैं। रुझान आ रखे हैं डॉक्टर साहब पांचों राज्यों के संदर्भ में, गिरिजा शंकर जी भी मेरे साथ में है। आपकी पहली प्रतिक्रिया इन रुझानों के संदर्भ में किस पर देना चाहेंगे? 4 राज्यों में भाजपा की जीत पर या पंजाब में भाजपा के साफ होने पर? डॉक्टर साहब से शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम दोबारा कोशिश करेंगे डॉक्टर रमन सिंह जी के पास जाने की। हम रमन सिंह जी के पास बाद में जाएंगे, आप अपनी बात पूरी करें। हेलो जी गिरिजा जी, हम रमन सिंह जी के पास दोबारा जाने की कोशिश करते हैं।
आप अपनी बात पूरी करें जो मुसलमानों के संदर्भ में आप कह रहे थे। हाँ, तो मुसलमानों की राजनीति एक अलग किस्म की राजनीति रही हमेशा। कभी वो जो बीजेपी के साथ न मुसलमान कभी गए, न बीजेपी ने मुसलमानों को साथ लेने की कोशिश की। वो एक अपवाद स्वरूप जो कुछ लोग रहे हैं, वो परंपरागत रूप रहे हैं। और दूसरी बात जो ओबीसी की उपस्थिति की बात है, तो ओबीसी की उपस्थिति जो उत्तर प्रदेश में थी, बिहार में रही या बाकी जो महाराष्ट्र में रही, वहां पर ओबीसी भी जो है अपनी एक राष्ट्रव्यापी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी पार्टी को विस्तार देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनकी कोशिशों को इसलिए कोई सफलता नहीं मिल रही है क्योंकि उनका पूरा जो संबोधन है वो केवल मुसलमानों को लेकर है, वो और किसी भी एक कम्युनिटी या एक समुदाय को लेकर कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को स्थापित नहीं कर सकती। यदि आप उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखें तो एक महत्वपूर्ण बात जो गौर करने की है कि बीएसपी ने इस बार चुनाव लड़ने में कोई दिलचस्पी क्यों नहीं दिखाई। अनुमान जो ट्रेंड दिख रहा है और अल्टीमेटली जो रिजल्ट में कन्वर्ट होगा, उसमें इस बात की बहुत महत्वपूर्ण उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। गिरिजा जी, मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि डॉक्टर रमन सिंह मेरे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़। रमन सिंह जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया, 4 राज्यों में भाजपा स्पष्ट बहुमत के साथ आगे बढ़ती हुई दिख रही है, इस पर देना चाहेंगे, या पंजाब में भाजपा साफ हो गई और आम आदमी पार्टी क्लीन स्वीप कर रही है दिल्ली की तर्ज पर, इस पर प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? कमल खिल रहा है। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड की बात करें, मणिपुर की बात करें और गोवा की बात करें, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम में कमल ही कमल है। और ये माननीय नरेंद्र मोदी जी की योजना, कार्यक्रम और क्रियान्वयन की जीत है। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार डबल इंजन की सरकार ने कमाल किया, जिस प्रकार मोदी योगी सरकार ने वहां चमत्कार किया और योगी जी ने जिस प्रकार वहां पे ईमानदारी के साथ 5 साल काम किया, डेवलपमेंट के काम किया, असामाजिक तत्व गुंडा तत्वों को ठीक करने का काम किया, और जिस प्रकार महिलाएं वहां सुरक्षित है, जिस प्रकार विकास का एक नया मॉडल देश को उन्होंने दिया, ये चमत्कार मोदी जी और योगी जी की जोड़ी ने किया। जिस प्रकार मेहनत प्रधानमंत्री जी ने पूरे 4-5 क्षेत्रों में जाकर किया, उसका एक सकारात्मक रिजल्ट आ रहा है। अब ये बता रहा है कि फिर तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। 5 राज्यों में जो आने वाले समय में चुनाव हैं, भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और ये 7-7.5 साल के डेवलपमेंट की तस्वीर है जो जनता के बीच गई हुई है। मोदी जी का मेहनत है, तपस्या है, परिश्रम है, ईमानदारी है, जिसकी वजह से पूरा देश उनके साथ खड़ा है। कांग्रेस पूरे हिंदुस्तान के नक्शे से साफ होती जा रही है। जहां जहां हमारे भूपेश बघेल जी जाते हैं, वहां वहां बंटाधार करके आते हैं। पहले असम में गए, वहां का चुनाव पूरी जगह से निपटा गया है। उत्तर प्रदेश में 216 सभा प्रियंका का कराया, सब सीटों में हार गए। खुद 55 जगह में गए, वहां भी कांग्रेस सभी 54 जगह में हार गई। छत्तीसगढ़ मॉडल की बात करते हैं, 8 की हंडी है, एक बार चढ़ती है, छत्तीसगढ़ में चढ़ गई है, दोबारा कहीं नहीं चढ़ने वाली है। देश की जनता ने, छत्तीसगढ़ की जनता भी उनको आने वाले समय में इसी बुरी तरीके से रिजेक्ट करने वाली है। बड़ी बातें करने से चुनाव में नतीजे नहीं बदले जा सकते। धरातल में कोई विकास के काम छत्तीसगढ़ में नहीं चल रहे। पर डॉक्टर सिंह, आप जो ये परिणाम देख रहे हैं, इसमें छत्तीसगढ़ के योगदान को कितना रेखांकित करते हैं? उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ वापस आ रही है, क्या मानते हैं छत्तीसगढ़ का बड़ा योगदान है? कांग्रेस ने बहुत मेहनत की, भूपेश बघेल जी का आपने जिक्र किया, प्रियंका गांधी का जिक्र किया, इतनी मेहनत उन्होंने की, विपक्षियों के मतों का बंटवारा हो गया और उसने भाजपा की राह आसान कर दी। ऐसा कोई नजरिया आपका है? इस योगदान के लिए धन्यवाद देना चाहेंगे आप भूपेश बघेल जी को? नहीं, वो तो जहां जहां जाते हैं हम तो उनको धन्यवाद देते हैं कि वहां कांग्रेस को डुबा के आएंगे। और जिस प्रकार वोटों का विभाजन, कांग्रेस अब वो राजनीतिक पार्टी बन गई है जो जीतना नहीं चाहती, वोटों को सिर्फ विभाजित कर सकती है। उनकी स्थिति ये बनी हुई है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस को भी हम धन्यवाद देंगे कि ऐसा ही चलता रहे तो आने वाले समय में फिर हमारा रास्ता सरल होगा। कांग्रेस के संदर्भ में आपने प्रतिक्रिया दी, लेकिन इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के जो रुझान आ रहे हैं डॉक्टर साहब, उसके अंतर्गत पंजाब में आम आदमी पार्टी का जो प्रदर्शन है वो अचंभित करने वाला है। 117 सीटें, 90 सीटों पे आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। आपके पास में तकरीबन 5 दशक का राजनीतिक अनुभव है। इस जीत को, इस रुझान को किस नजरिए से देखते हैं डॉक्टर रमन सिंह?
निस न, रुझान को देखता हूं कि जो कहीं न कहीं दिल्ली का असर उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्यों में हुआ है और जिस प्रकार से योजनाओं और बड़ी बड़ी घोषणाएं करती हैं उसके जाल में वहाँ की जनता भी आ जाती है। मुझे लगता है कि ये केजरीवाल और केजरीवाल के तात्कालिक जो घोषणा है उसका नतीजा है। उसका नतीजा है। लेकिन पंजाब के संदर्भ में जो तमाम दिग्गज थे, प्रकाश सिंह बादल 95 साल की उम्र में चुनाव हार रहे हैं लंबी से, सुखबीर बादल भी हार रहे हैं, नवजोत सिंह सिद्धू भी हार रहे हैं, चरणजीत सिंह चन्नी भी हार रहे हैं। इन तमाम दिग्गजों की पराजय के संदर्भ में कोई टिप्पणी करना चाहिए डॉक्टर रमन सिंह? पंजाब की जनता इन राजनीतिक दल के लोगों से थक चुकी थी जी, और इनको बदलना चाहती थी जी। भाजपा की राजनीति में क्या बदलाव आएगा? ये जो आज का रुझान है, जिस प्रकार से 4 राज्यों में भाजपा सत्ता में वापसी कर रही है, भाजपा की अपनी राजनीति में क्या बदलाव आएगा डॉक्टर रमन सिंह जी? से हमारा नंबर टूट गया है। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी जुड़ गए हैं, जो इस समय देहरादून में मौजूद हैं। कैलाश जी, भाजपा ने जबरिया मेहनत करा दी आपसे? नहीं, मेहनत की क्या बात है भाई, आप अच्छे भले इंदौर में थे, दिल्ली में रहते, क्या कुछ ऐसा हुआ जिसके चलते कैलाश विजयवर्गीय जी को मतगणना से पहले ही देहरादून में आके कैंप करना पड़ा? कई बातें चल रही है इस संदर्भ में, कैलाश जी की क्षमता का, कैलाश जी की योग्यता का, कैलाश जी की कुशलता का। मतदाताओं ने अवसर नहीं दिया कैलाश जी को अपना जौहर दिखाने का? मेरा ऐसा मानना है कि नड्डा जी ने इस चुनाव को बहुत गंभीरता से लिया है और हर प्रदेश में एक जवाबदार पदाधिकारी को भेजा है कि कम से कम मतगणना तक वहां पर रहें, और मतगणना का प्रशिक्षण भी हमने पोलिंग बूथ के कार्यकर्ताओं तक को दिया है। तो हम चुनाव को बहुत गंभीरता से लेते हैं और उनके निर्देश पर ही मैं आया था। उन्होंने कहा था कि मतगणना तक वहीं रहना, तो मैं यहाँ पर हूँ। कोई जोड़ तोड़ वाली बात ही नहीं थी, हमको पहले से कॉन्फिडेंस था कि 2/3 बहुमत से हम यहाँ पर जीतने वाले हैं, इसलिए जोड़ तोड़ का तो कोई प्रश्न नहीं उठता। कैलाश जी मौजूद हो और जोड़ तोड़ का प्रश्न उड़े, ये कैसे संभव है? कैलाश जी, कैलाश जी की तो कुशलता मानी जाती है कि जो असंभव है उसे भी वो संभव कर दिखाएं। पर आपसे जानना है कि आप मौजूद हैं, 2/3 बहुमत से आने की भी बात कर रहे हैं, और आपके माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जीत के लिए तरस रहे हैं, लगातार उनके पीछे चलने की खबरें हम दिखाने के लिए विवश हो रहे हैं। क्या कहेंगे कैलाश जी? क्या हो गया ऐसा धामी जी के साथ में? किसने शरारत कर दी? 100% जीतेंगे, क्योंकि पिछले 1-2 राउंड में जरा कुछ इस प्रकार के वोटर्स हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ शायद नहीं जुड़ते हैं, पर उसके बाद एकदम लगातार जब एक बार आगे होंगे, अभी जस्ट तीसरे राउंड पे 75 वोट से आगे हुए हैं, और मुझे लगता है कि अब लगातार आगे रहेंगे। लेकिन ये अपने आप में आपके लिए विचार का विषय नहीं है? किसकी साजिश का शिकार हो गए पुष्कर सिंह धामी? पार्टी अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन कर रही है, परंपरा के विपरीत प्रदर्शन कर रही है। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक बार की परंपरा का निर्वहन कर रहे थे, इस बार उलट रहा है। पर पुष्कर सिंह धामी ऐसी परिस्थिति के बीच में संघर्ष कर रहे हैं। विपक्ष ने घेर दिया या आपकी अपनी पार्टी के लोगों ने घेर दिया? ना, देखिए, आपको तो मालूम होगा मैं महू से चुनाव लड़ता था जी। महू में 2 राउंड तक मैं हारता था। सब कहते थे कैलाश जी हार रहे हैं, कैलाश जी हार रहे हैं। आपने भी कहा कि कैलाश जी और के पीछे ट्रेल कर रहे हैं। जब मैं आज तक मैं बैठा हुआ था, मैंने कहा कि आप पीछे चल रहे हैं। मैंने कहा 2 राउंड तक पीछे आऊंगा, उसके बाद फिर जीत के आऊंगा। इतना कॉन्फिडेंस, मैंने कहा हाँ मुझे मालूम है, वहाँ के मतदाताओं का ट्रेंड मुझे मालूम है, इसलिए मैंने 2 राउंड तक पीछे जाऊंगा। हम भी, धामी जी का भी ऐसा ही है कि 2 राउंड तक को थोड़े से संघर्ष करेंगे, उसके बाद एकदम तीसरे राउंड से जो आगे पड़ेंगे तो फिर जीत के आएंगे। किया क्या आपने ऐसा जिसके चलते उत्तराखंड को अपनी परंपरा को खंडित करने के लिए बाध्य करना पड़ा? 3 मुख्यमंत्री आपने बदल दिया, अपने मुख्यमंत्रियों पे आपका ही भरोसा नहीं था, इसके बावजूद भी जनता आप पे भरोसा जता रही है उत्तराखंड में। देखिए, जनता का विश्वास हमने जीता है। जब हमने 5 साल पहले जनता के बीच में गए थे और जो संकल्प पत्र दिया था, उस संकल्प पत्र के अनुरूप हमने काम किया है। विजिबल डेवलपमेंट दिखता है। आप ऑल वेदर्स रोड, मेरा बड़ा प्रिय प्रदेश है। मैं खुद ड्राइविंग करके यहाँ पर आता था, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री परिवार के साथ।
और 12-12 घंटे फंसे रहते थे हम लोग जाम में। एक बार तो एक कार में पूरा परिवार हम लोग सोया। आज इतनी अच्छी सड़कें बन गई कि आप 10 घंटे के अंदर सीधे हरिद्वार से केदारनाथ सीधे पहुंच जाते हैं। तो दिखता है, विजिबल है सब चीज, विकास एकदम विजिबल दिखता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी उपलब्धि है। दूसरी बात, लॉ एंड ऑर्डर। तीसरी बात, गरीबों की, गरीब कल्याण की योजना है प्रधानमंत्री जी की। प्रधानमंत्री जी के प्रति यहाँ के गरीबों में, विशेषकर महिलाओं में इतना विश्वास है कि वो ऐसा मानते हैं कि हमारे परिवार का मुखिया है। क्योंकि जिस तरीके की आपदा महामारी आई थी पिछले दिनों, और गरीब कल्याण की जो योजना है प्रधानमंत्री जी की आम गरीब तक पहुंची है। क्योंकि योजना तो सरकार की बन जाती है। आपको याद होगा कि देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम 1 रुपया भेजते हैं और 15 पैसे ही पहुंचते हैं, पर ईमानदारी से जनता तक सारा पैसा पहुंचे, ये सरकार की कुशल नीति और कुशल रणनीति थी, जिसका परिणाम है कि आज देश का गरीब, देखिए 2014 के बाद से देश का एक एजेंडा बदला है। जातिवाद से ऊपर चुनाव हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं, विकास के कारण हम लोग जीते हैं, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने के कारण हम जीते हैं। परिवारवाद के खिलाफ लोगों ने वोट दिया है, जातिवाद के खिलाफ वहां पे लोगों ने वोट दिया है, विकास के समर्थन में लोगों ने वोट दिया है, माफिया को समर्थन करने वाले लोगों के खिलाफ वोट दिया है। तो कुल मिलाकर अब मतदाताओं में इतनी जागरूकता आ गई है, हमारा जो डेमोक्रेसी वो हमारी इतनी परिपक्व हो गई है कि अब लोगों ने जातिवाद के ऊपर उठकर वोट दिया है। लोग किसान आंदोलन, अरे सारे उस आंदोलन वाले क्षेत्र में हम लोग जीते हैं। तो अब बताइए, किसानों का असली नेता कौन है? वो है क्या तथाकथित नेता जो किसानों के नेता के नाम से जाने जाते हैं? मोदी जी हैं। आज मोदी जी किसानों के किसान आंदोलन के संदर्भ में आप जिक्र कर रहे हैं कैलाश जी, पंजाब को भूल रहे हैं। पंजाब में आपका कहीं अता पता नहीं चल रहा है, केवल आप ही आप है। पहले भी अता पता नहीं था। पहले भी अकाली दल के साथ हम छोटे भाई की तरह लड़ते थे और 10-20 सीटों पर ही लड़ते थे, कोई ज्यादा सीटों पर हम लड़ते ही नहीं थे। इसलिए पंजाब में भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी अपने संगठन का विस्तार नहीं किया, क्योंकि हम अकाली दल के साथ थे और एक बहुत लंबी हमारी साझेदारी थी, पर इस बार टूट गई। और हम पहली बार पूरे पंजाब में सब सीटों पर लड़े हैं, दमदारी के साथ लड़े हैं। और हमें अंक गणित में आपको सीट कम दिखेगी, पर आप वोट का साइज देखेंगे, हमें हर विधानसभा में हमें वोट मिले। तो हमने धमाकेदार पंजाब में अपनी उपस्थिति पहली बार दर्ज कराई है, धमाकेदार उपस्थिति दर्ज कराई है। कैलाश जी, आपका कहना है। मेरे साथ में देश के वरिष्ठ पत्रकारों में शुमार गिरिजा शंकर जी भी हैं, वो भी आपसे रूबरू होंगे। लेकिन एक सवाल आपसे करना चाहता हूं, मतदाताओं से कितनी नाराजगी है भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों को? पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो काफी मौका मिला था, गोवा की जनता ने भाजपा को मौका नहीं दिया, लेकिन रणनीतिकारों ने मौका हासिल किया। मणिपुर में जनता ने मौका नहीं दिया था, लेकिन फिर भी आपने हासिल किया। इस बार आप लोगों को हुनर दिखाने का मौका नहीं मिल रहा है, सब कुछ जनता ने ही कर दिया। कितने नाराज हैं कि रणनीतिकारों को अपना चातुर्य दिखाने का मौका नहीं मिल रहा? देखिए, जनता का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास है, जनता का मोदी जी के ऊपर विश्वास है, जनता का विकास के ऊपर विश्वास है। मैं फिर इसको दोहरा रहा हूं कि जातिवाद के खिलाफ लोगों ने वोट दिया है और विकास के लिए वोट दिया है। सबसे बड़ी बात यह, और हमें गर्व है कि मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास का एजेंडा 2014 के बाद से बदला है राजनीति में, ये देश को काफी ऊंचाई पर ले जाएगा। तो मेरे साथ में गिरिजा शंकर जी भी हैं। गिरिजा जी, कैलाश विजयवर्गीय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और कुशल रणनीतिकार हमारे साथ हैं। आपकी जिज्ञासा जो कैलाश जी समाधान कर पाए आपके सवालों का। देखिए, कैलाश जी जो एक लंबे समय तक वेस्ट बंगाल के प्रभारी रहे और भले ही वहां सरकार बीजेपी की नहीं बनी हो, लेकिन एक अच्छी सीट वहां हासिल की। दरअसल बंगाल में जो वैक्यूम क्रिएट हुआ था लेफ्ट और कांग्रेस के इररिलेवेंट होने से, उसको पहचान कर बीजेपी ने उस वैक्यूम में, उस स्पेस में अपनी जगह बनाने की कोशिश की और बहुत बड़ी सफलता न मिली हो, लेकिन एक अच्छी सफलता उनकी उपस्थिति वहां दर्ज हुई। ठीक ऐसे ही स्थिति पंजाब में थी। सारे बीजेपी के नेता और बाकी तमाम लोग इस बात को मान रहे हैं कि अकाली दल के बड़े नेता और दूसरे और जो नेता हैं वो एक तरह से इररिलेवेंट हो गए थे। वहां कांग्रेस के विकल्प के रूप में एक अच्छा स्पेस था। उस स्पेस का उपयोग बीजेपी ने क्यों नहीं किया और उनके नहीं करने के कारण आपको सफलता मिली? क्या आपकी जगह बीजेपी अपने आप को रिप्लेस नहीं कर सकती थी, या ऐसा क्यों नहीं किया? जी कैलाश जी, गिरिजा जी का सवाल है, जगह थी, आपने भरी क्यों नहीं? देखिए हिमांशु जी, मैं किसी प्रजातांत्रिक निर्णय के खिलाफ बात नहीं करना चाहता हूं, पर आप पार्टी जिस तरीके से
काम कर रही है। जी। ये समाज के लिए कितना अच्छा है, देश के लिए कितना अच्छा है, ये आप सब बुद्धिजीवी हैं, आप सब लोग जानते हैं। जी। यदि हम देश को ताकतवर बनाना चाहते हैं, देखिए डेमोक्रेसी में एक बहुत बारीक मेम्ब्रेन है, लोकहित और लोकप्रिय में। जी। जो लोकप्रिय निर्णय होता है, क्या वो लोकहित में होता है क्या? जी। और जो लोकहित निर्णय होता है वो क्या लोकप्रिय होता है क्या? दरअसल आप लोकप्रिय निर्णय करके एक बार वोट तो ले लेंगे, पर क्या प्रदेश को आगे बढ़ा पाएंगे? बिजली फ्री, पानी फ्री, ये अब देखिए, जब से आप पार्टी दिल्ली में आई है, आपको दिल्ली में कहीं विकास दिखता है? जी। कोई एक एक ब्रिज नहीं बना, कुछ नहीं हुआ। जो भी हो रहा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। पंजाब में भी क्या विकास होगा? और सबसे बड़ी खतरनाक बात जो है, जी। मतलब मुझे कोई उनकी जीत को मैं बधाई देता हूं, जी। पर उनके ही एक साथी ने एक आरोप लगाया था जी। कि इनके संबंध खालिस्तानियों से हैं। जी। यदि वहां पर एक सीमावर्ती प्रदेश है जी। और एक ऐसी सरकार आ जाए जो खालिस्तानियों के साथ खड़ी हो, तो देश की आंतरिक सुरक्षा को भी खतरा है। तो उनकी जीत को मैं बधाई देता हूं, पर आप सब लोगों के सामने वो प्रश्न चिन्ह छोड़ के जाना चाहता हूं, जिसके ऊपर आप चिंतन करिए और विचार करिए। पर मैं इससे पहले आपसे आपके एक बड़े नेता की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया चाहता हूं। आपके पूर्व संगठन मंत्री रहे, नाम उनका कप्तान सिंह सोलंकी, आपके बड़े आदरणीय रहे, इसी पंजाब प्रांत के गवर्नर भी रहे, राज्यपाल रहे, सम्माननीय हरियाणा के भी राज्यपाल रहे, राज्यसभा सदस्य भी रहे, संघ दीक्षित भी रहे, संघ के पदाधिकारी भी रहे। उन्होंने ट्वीट किया है इस जीत पर। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी जब जीतती है तो सभी का सुपड़ा साफ कर देती है, उसकी कार्यशैली का अनुकरण करने की जरूरत है। जो आपके मार्गदर्शक हैं कैलाश जी, उनका परामर्श है, अनुसरण कीजिए। आप संदेह व्यक्त कर रहे हैं जबकि आपके आदरणीय अनुसरण के लिए आग्रह कर रहे हैं। किसकी बात माने? असमंजस नहीं है? नहीं, शायद उनका अपना एक सोच हो सकता है। मैं चूंकि हमारे बड़े आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं, तो मैं उसके ऊपर कोई टीका टिप्पणी तो नहीं करूंगा। पर आप पार्टी इस देश के अंदर देश हित के लिए कितनी आवश्यक है, इसके ऊपर एक वर्ग को विचार जरूर करना चाहिए। कैलाश जी, ऐसा क्यों है कि जो भी पार्टी आपके खिलाफ होती है उसे आप देश के खिलाफ ही खड़ा कर देते हैं? कांग्रेस को भी आप देश विरोधी करार देते हैं, अब आम आदमी पार्टी के साथ लोग खड़े हो रहे हैं तो उसे भी आप देश के संदर्भ में जोड़ दे रहे हैं। क्या भाजपा ही देश का पर्याय हो गई? ऐसा नहीं हिमांशु जी, ये तर्क से हम किसी भी बात को काट सकते हैं, पर जो वास्तविकता को हम नकार नहीं सकते। जो सत्य है वो सत्य है। यदि उनके पुराने साथी ने दावे के साथ, गंभीरता के साथ दस्तावेज देने की बात कही कि आप पार्टी के नेता के संबंध खालिस्तानियों से हैं, तो आप इसको लाइट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आरोप लगाने वाला व्यक्ति भी देश का एक बड़ा कवि है, पहली बात। दूसरी बात, सरकार जो पार्टी की नीतियां हैं कि फ्री में दो, तो क्या फ्री में देने से देश आगे बढ़ता है क्या? मतलब एक ऐसा है कि विषय ऐसा है कि ये बहस का हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, पर चूंकि आप लोग सब बुद्धिमान लोग हैं, मैं सोचता हूँ इसके बारे में विचार जरूर करना चाहिए कि देश कैसे आगे बढ़े। मैं आखिर दो सवाल करना चाहता हूँ कैलाश जी। आपने कहा कि फ्री देने से देश आगे बढ़ सकता है क्या? आप किसान सम्मान निधि के नाम पर सालाना 6,000 रुपए दें तो वो सराहना योग्य है, और अगर वो 20,000 लीटर पानी दें तो इस पर विचार करने की जरूरत है। कुछ दोहरा नहीं है। एक तो सवाल आपसे ये है। दूसरा, आपने कहा आम आदमी पार्टी के संदर्भ में राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा, तो क्या पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार का बनना देश को खतरे में डालना है? क्या अमित शाह जी, सम्माननीय गृह मंत्री, अब पंजाब के संदर्भ में अतिरिक्त सचेत रहेंगे? इसकी जरूरत आन पड़ी है। दोनों पर आपकी टिप्पणी। मैं इसके ऊपर बहुत ज्यादा अपने कमेंट्स नहीं करूंगा कि अमित शाह जी क्या करेंगे। मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता के हिस्से से जो मेरे मन में चिंता हुई वो मैंने आप तक पहुंचाई है। आप भी विचार करिए, चिंतन करिए, आपकी भूमिका भी उसमें कुछ हो सकती है, पहली बात। दूसरी बात, आपने जो अभी कहा कि सम्मान निधि, देखिए, किसान को सम्मान निधि देने का मतलब है किसान इस देश की अर्थव्यवस्था को बहुत ही मतलब रीढ़ की हड्डी किसान हमारे लिए। यदि वह उत्पादन करता है, उसको उत्पादन का सही मूल्य मिलता है, तो देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। बाजार में वो पैसा आता है, बाजार से वो खरीदारी करता है, और कुल मिलाकर एक अर्थव्यवस्था का चक्र चलता है। तो किसान को दिया हुआ पैसा, किसान को दी हुई सुविधा सिर्फ किसान के लिए नहीं होती, वह
व्यापारियों के लिए भी होती है, वो उद्योगपतियों के लिए भी होती है। वो इस अर्थव्यवस्था के चक्र को तेजी से चलाने के लिए किसान के पास पैसा, किसान को सहयोग, किसान के उत्पादन का सही मूल्य, ये बहुत जरूरी है। और इसीलिए मोदी जी ने जो किसानों को सुविधा दी, उन सब किसान नेता जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करने का आग्रह कर रहे थे, उनको शायद किसानों ने सबक दिया है कि आप हमारे नेता नहीं हैं, हमारे नेता मोदी जी हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश जी हमसे जुड़ने के लिए। आपको हार्दिक बधाई भाजपा की चमत्कारिक सफलता के लिए। तो ये हमारे साथ थे ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी। गिरिजा शंकर जी देश के वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में थोड़ी देर में भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता रामविचार नेताम जी भी अब साथ में होंगे, उनसे बात करेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक पर जाते हैं और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो गिरिजा शंकर जी और रामविचार नेताम जी से वर्तमान रुझानों पर बात करेंगे। जाइएगा नहीं, गए हो रहा है।